Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओम्स लॉ जो ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हो। तो स्टार्टिंग तो इसकी बेसिक डेफिनेशन से करते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मतलब अगर आपके पास एक कंडक्टर है तो उसके एंड के अक्रॉस आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, जितना ज्यादा वोल्टेज आप उसके अक्रॉस लगाओगे, उतना ही ज्यादा उसमें से क्या फ्लो करेगा? करंट। मतलब करंट और वोल्टेज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां पे पर एक कंडीशन होती है कि प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। ये जरूरी है। मतलब अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस जिसमें क्या है? टेम्परेचर है, प्रेशर और भी बहुत सारी, पर आप तो सिर्फ टेम्परेचर से लेना देना है, ठीक है? तो अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज हो गई तो आई और वी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ठीक है? तो ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब फिजिकल कंडीशंस क्या होंगी? कांस्टेंट। समझ लगी ये चीज? तो यहाँ पे देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कब? जब फिजिकल कंडीशंस क्या होंगी? कांस्टेंट। तो यहां से क्या होगा? और आप ये भी लिख सकते हो कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है आर, वेयर आर इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे बोलते हैं क्या आप? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो बेसिकली जो आर है यहां पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर क्या होना चाहिए? कंडक्टर का कांस्टेंट। मतलब आर चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपको पता है ना ये चीज? रेजिस्टेंस बेसिकली होते हैं क्या? कोलिजन्स। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर के अंदर कोलिजन होंगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? उस कंडक्टर का ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, जिनसे उनके कोलिजन ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए ये डेफिनेशन के साथ वर्डिंग लिखी जाती है कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए, ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है? तो ये ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि अगर मैं वी ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ बनाऊं, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और इस ग्राफ की अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ वी ग्राफ क्या बताती है? स्लोप। देखो स्लोप क्या होती है? tan थीटा होता है स्लोप। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मुझे किसकी वैल्यू देगा? v की। और बेस मुझे किसकी वैल्यू देगा? आई की। और v बाय आई, यहां से देखो v बाय आई किसके इक्वल है? r के। तो मतलब स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आपको क्या देगी? रेजिस्टेंस। तो ये याद रखना, अगर कभी भी वी आई ग्राफ हो उसकी स्लोप आपको क्या देगी? रेजिस्टेंस। मतलब जिसकी ये चढ़ाई ज्यादा होगी ऊपर की तरफ, उसकी ही रेजिस्टेंस क्या होगी? उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। मेक श्योर इट शुड बी वी आई ग्राफ। वी वाई एक्सिस पे होना चाहिए और आई कहां पे होना चाहिए? एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर उल्टा हो गया, सपोज करो यहीं पे कर देता हूं मैं, अगर ये आई हो गया, ये वी हो गया, तो अब मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। तो आईवी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? देखो अब आपका उल्टा हो जाएगा। परपेंडिकुलर आई की वैल्यू देगा, tan थीटा निकालना है स्लोप के लिए, और बेस किसकी वैल्यू देगा? v की। और i बाय वी किसके इक्वल होता है? 1 बाय r। मतलब ये किसके इक्वल होगा? 1 बाय रेजिस्टेंस के। तो IV ग्राफ में जो स्लोप होगी वो रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, ठीक है? और VI ग्राफ में जो स्लोप होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ये याद रखना, IV और VI में अगर I और V है तो इसकी स्लोप रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगी। मतलब जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होएगा? कम होगा। बेसिक से क्वेश्चन इसके शुरू करते हैं पहले। तो यहाँ देखो बच्चों, ये आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये वी ग्राफ दिया है एक ही कंडक्टर का। एक बार टेम्परेचर T1 था कंडक्टर का और एक बार टेम्परेचर T2 था कंडक्टर का। और आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कि बताओ किस केस में टेम्परेचर ज्यादा था, मतलब T1 ज्यादा था या T2 ज्यादा था, ये पूछा जा सकता है। या ये बोल देंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंगली बताओ रिलैक्सेशन टाइम किस केस में ज्यादा था। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो करोगे कैसे आप? अब ये वी आई ग्राफ है और आपको पता है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस की। ये तो पता है ना आपको। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इस केस में रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इस केस में रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। तो VI ग्राफ है, VI ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो किसकी स्लोप ज्यादा है? किसकी चढ़ाई ज्यादा है?
2 वाले की। तो इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1। जिसकी चढ़ाई ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। और टेम्परेचर की बात करें अब, तो टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा, आपको मैंने पहले ही बताया, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने कोलिजन ज्यादा होंगे अंदर और उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। अब टेम्परेचर T2 का ज्यादा है, मतलब T2 केस में कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा था और T1 केस में कम था। अब यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन टाइम पूछे तो रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर के साथ पहली या दूसरी वीडियो में इस चैप्टर के। तो क्या था, वही सेम बच्चे, टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखो अब ये आईवी का ग्राफ है और आपको पता है कि स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ क्या देती है आपको, 1 बाय रेजिस्टेंस। बस यहां पे ध्यान रखना कि ये आईवी ग्राफ है, इसका मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो यहां पे किसका रेजिस्टेंस कम होगा, यहां पे R2 कम होगा, R1 ज्यादा होगा, क्योंकि R2 की स्लोप क्या है ज्यादा, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा कम। तो इस केस में R1 इज ग्रेटर देन R2। और टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा ज्यादा। और रिलैक्सेशन टाइम वो टेम्परेचर के क्या होगा इनवर्सली, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, जिससे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो τ1 इज लेस देन τ। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब एक इसका अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन करवाता हूं। तो इस क्वेश्चन में देखो, द VI ग्राफ ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन इन फिगर। तो आपको वही सेम VI ग्राफ दिया है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, सेम ही कंडक्टर के, एक T1 टेम्परेचर पे और एक T2 टेम्परेचर पे। और क्वेश्चन में बोला है कि T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज इट प्रोपोर्शनल टू cos 2 थीटा, sin थीटा, cot 2 थीटा और tan थीटा। MCQ क्वेश्चन है ये। तो अब करोगे कैसे, पहले T2 और T1 को निकालते हैं। ठीक है, T2 और T1 क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर निकालने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि VI ग्राफ में जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर मैं R1 निकालूं तो आपको इसकी स्लोप चाहिए। स्लोप किसके इक्वल बोली थी मैंने, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, यही बोला था। तो पहला ग्राफ आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो क्या आ गया tan थीटा। सेकेंड केस जो है आपका, उसमें जो रेजिस्टेंस निकालना है, अब देखो उस केस में जो एंगल है वो V के साथ दिया है, पर V बाय I ग्राफ में जो एंगल, पर V वर्सेस I ग्राफ में जो एंगल है बच्चों, वो किसके साथ होना चाहिए, I के साथ, तभी स्लोप I के साथ निकलती है ना। तो इस केस में आपको नीचे वाला एंगल लेना है। तो आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना है, 90 का। तो यहां से लेके यहां तक एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना, पूरा 90 है, ये थीटा है, तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा। तो R2 के लिए आपको थीटा लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। क्लियर होगी ये चीज। अब उसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan कन्वर्ट हो जाएगा 90 में, किसमें कन्वर्ट होगा, cot थीटा में। तो ये आ गया आपका cot थीटा। अब आपको पता है कि जो T1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 के, T2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R2 के। तो T2 माइनस T1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R2 माइनस R1। हमें कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हमें तो प्रोपोर्शनल में पूछा है, तो प्रोपोर्शनल में तो ऐसे ही होगा। तो बस फिर कर दो काम, आगे कुछ भी नहीं है फिर। तो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 की जगह cot थीटा, R1 की जगह tan थीटा। अब क्या करेंगे, cot थीटा को क्या लिख सकते हो, cos थीटा बाय sin थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाय cos थीटा। उसके बाद एलसीएम ले लो, ये कितना बन गया, इधर हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया, sin थीटा cos थीटा, ये चीज आ गई। अब आपको पता है कि ये किसकी आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इट इज आइडेंटिटी ऑफ cos 2 थीटा। नीचे देखो sin थीटा cos थीटा है, अगर 2 sin थीटा cos थीटा होता तो किसकी आइडेंटिटी बन जाती, sin 2 थीटा की। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं देखो, और 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से वही चीज बन जाएगी। 2 के साथ यहां मल्टीप्लाई और 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ये तो 2 जो है प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, क्योंकि नंबर कांस्टेंट नंबर तो प्रोपोर्शनल में चले जाते हैं। तो ये 2 प्रोपोर्शनल में चला गया, ऊपर cos 2 थीटा, नीचे 2 sin थीटा cos थीटा, क्या हो गया sin 2 थीटा। cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cot 2 थीटा के। तो दिस इज द गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, cot 2 थीटा। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है, आपको बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए करवाना जरूरी समझा। ठीक है,
सो नेक्स्ट है बच्चे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। कई बार क्या होता है कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो पाता, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें देखो पहला क्या है, ये V वर्सेस I ग्राफ बनाया हमने किसी कंडक्टर का, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V और I का ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। पर हमने जब इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, मतलब यहां तक ये लीनियर था और एकदम क्या हुआ, I कम इंक्रीज हो रहा है पर V जो है कॉरेस्पॉन्डली ज्यादा इंक्रीज हो गया। पहले क्या था, I बढ़ रहा है उतना ही V बढ़ी जा रहा है, I बढ़ रहा है उतना ही V बढ़ रहा है, तभी स्ट्रेट लाइन था। पर यहां पे जाके क्या हुआ, यहां से आगे कि I में चेंज कम हो रहा है पर V में जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपने 10th में पढ़ा है ना कि जब ज्यादा देर तक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, और हीटिंग के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट। सिर्फ कौन बढ़ेगा, I बढ़ता था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन बढ़ जाता था, V बढ़ जाता था। पर अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। I तो आप बढ़ा ही रहे थे पर साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, V का तो बोनस हो गया, I के साथ साथ R भी बढ़ गया, जिससे IR का प्रोडक्ट और ज्यादा बढ़ गया, जिससे ये वेरिएशन शो किया ग्राफ ने। समझ लगी ये चीज। तो ये रीजन है बेसिकली कि भी ज्यादा देर तक जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में हीट अप हो जाता है, वो हीट अप होने से टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए था पर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिससे V में इंक्रीज जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे सेकंड देखो कि एक सेमीकंडक्टर है गैलियम आर्सेनाइड, इसका जब I वर्सेस V ग्राफ बनाया तो बड़ा ही इसका अजीब सा ग्राफ बना। देखो पहले क्या हुआ, V बढ़ाया I भी बढ़ रहा है, सडनली एक रीजन ऐसा आया जिसमें क्या हुआ कि V बढ़ने से I क्या हो गया, कम हो गया। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजन बताओ, कौन सा रीजन लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है, कौन सा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। तो देखो ये वाला जो रीजन है आपका, दिस वन, ये लीनियर रीजन है। क्यों, क्योंकि इसमें I और B बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से वेरी कर रहे हैं। ये वाला जो रीजन है बच्चे आपका, ये है नॉन लीनियर, क्योंकि इसमें बेशक वो बढ़ रहा है पर नॉन लीनियर है, सीधी लाइन से नहीं बढ़ रहा। ये जो अगला है यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा आ गया, दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि V बढ़ने से I हमेशा बढ़ता है, या I बढ़ने से V हमेशा बढ़ता है, पर इस केस में क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। बात क्लियर हुई। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी तक जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा वो था V इज इक्वल टू IR, जिसमें सारी क्वांटिटी स्केलर थी। अब बनाया गया वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म कैसे बनी देखो, इसके लिए सबसे पहले V इज इक्वल टू क्या था आपका, IR। उसके बाद आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, रो L बाय A, जिसमें रो क्या होती है, रो इज रेजिस्टिविटी, L क्या होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पता है ना ये सारी चीजें 10th में पढ़ के आए हो। वैसे मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाई हुई है डिटेल कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं फिल करूं तो V क्या आ गया आपका, I रो L बाय A। अब आपको पता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अगर ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसके क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ना कंडक्टर के अंदर। तो क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। यही फॉर्मूला था ना कि जिन दो फेज के क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया उनके बीच का डिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V की जगह मैंने क्या लिख दिया, E इनटू L, और यहाँ पे I रो L बाय A। ये L से L कैंसिल, उसके बाद E वेक्टर इज I बाय A रो। नाउ I बाय इज व्हाट, करंट अपॉन एरिया क्या था, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, E वेक्टर इज इक्वल टू J रो। अब उसके बाद रो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल।
पता है ना ये चीजें। तो यहाँ पे रो की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 बाय सिग्मा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू 1 बाय सिग्मा। ठीक है, तो ये सिग्मा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जे वेक्टर इज सिग्मा इंटू ई वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे ये, तो ध्यान रखना, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर फॉर्म है ये भी याद रखना, और एक ये भी है। ठीक है, ई इज इक्वल टू जे वेक्टर रो, दोनों में से कोई भी चीज। वैसे एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म ये है, पर कई बार न्यूमेरिकल आपको आता है जिसमें वो कंडक्टिविटी की जगह रेजिस्टिविटी दे देता है, तो ये चीज बन गई, वहीं से तो वो चीज बनी। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और अगर बच्चों आपको रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इनके बारे में नहीं पता, तो इसका भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना। अब नेक्स्ट इसके कुछ न्यूमेरिकल कर देते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, करंट गिवन है, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट। अभी तक तो नहीं पढ़ा, पर अब आपने पढ़ लिया। वो कौन सा है, वेक्टर फॉर्म। क्या था फॉर्मूला, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J में क्या आता है, करंट, तो J की जगह क्या लिख दोगे, I बाय A इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो E किसके इक्वल आ गए यहां से, I बाय A सिग्मा। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, I की जगह 1, एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, नीड टू कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, अगर एक बार मिलीमीटर होता स्क्वायर है, इसलिए -6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁷। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 8 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ। सो नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब अब आपने ओम्स लॉ निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से। तो इस वीडियो में आप सारे ओम्स लॉ कर लोगे, नॉर्मल ओम्स लॉ कर लिया, वेक्टर फॉर्म कर लिया, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ निकालना है। तो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E टॉ बाय एम। ये रिलेशन याद है, लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का। नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज E टॉ बाय एम, जिसमें E चार्ज है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिलैक्सेशन टाइम, और M क्या है आपका मास। अब ओम्स लॉ में तो होता है V इज इक्वल टू आई आर, आपको I चाहिए V चाहिए, तो I और VD का रिलेशन था, I इज इक्वल टू NEAVD। ये भी रिलेशन पीछे करवाया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं आता हो तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वैल्यू को फिल करो, क्या आ जाएगा, NEA E टॉ बाय एम। ये बन गया आपका NE स्क्वायर A E टॉ बाय एम, ये चीज आ गई। अब I है, फॉर्मूले में E है, मुझे तो V चाहिए। E और V का रिलेशन अभी आपको बताया कि V क्या होती है, E इंटू एल, तो यहां से E क्या आ गई, V बाय एल, वेर एल क्या आएगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहां से अब NE स्क्वायर A V टो M, और नीचे क्या लिख दिया मैंने, क्लियर हो गया चीज। अब ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था कि V इज इक्वल टू आई आर, या V बाय आई इज इक्वल टू आर, और R क्या था, कांस्टेंट। मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाय आई की रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हो आप, रेजिस्टेंस। यही चीज थी ना, तो यहां पे भी V बाय आई की रेशियो निकालते हैं, V बाय आई। ये V को मैंने इधर ही रखा, I को मैंने इधर भेज दिया कि V बाय आई बन जाए, और ये वाली चीजें ऊपर चले जाएंगी, ML बाय NE स्क्वायर A। तो ये चीज होगी ना, ये I इधर आ जाएगा, ML ऊपर, NE स्क्वायर A टॉ जो है वो कहां आ जाएगा, नीचे। अब चेक करो, M क्या था यहाँ पे, M is mass of electron, L is length, N number density, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A एरिया, टॉ रिलैक्सेशन टाइम। इसमें से जो दो चीजें चेंज होती हैं वो है N और टो, बाकी तो सारी चीजें कांस्टेंट है। और जो N और टो, N क्या था, नंबर डेंसिटी, टॉ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। ये दोनों चीजें भी किस पे डिपेंड करती हैं, फिजिकल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। और ओम्स लॉ ने तो क्या बोला है कि फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो इफ, इसको तो ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं, इसको टेम्परेचर से लेना देना है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन ऑल टर्म्स इन राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन इज कांस्टेंट। सब चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब V बाय आई इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी से शुरू हुए और v बाय आई को आपने क्या प्रूफ कर दिया, कांस्टेंट। तो क्या प्रूफ हो गया आपका, ओम्स लॉ। सो दिस प्रूव्स ओम्स लॉ। अब यहां से आगे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी, v बाय आई इज कांस्टेंट, जो किसके इक्वल होता है, r। तो यहां से r की वैल्यू क्या आई, देखो ये r बन गया आपका n l n e स्क्वायर तो a। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। तो ऐसे भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो v इज इक्वल टू आई आर से r निकल जाता है, पर कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं रेजिस्टेंस निकालने के, जिसमें लेंथ दे दी, रिलैक्सेशन टाइम दे दिया, n दे दिया। और इसके अलावा रेजिस्टेंस से अलावा आपको यहाँ रेजिस्टिविटी ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल था, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, ये था ना। कंपेयर करो एल एल ए ए, इन दोनों को अगर छोड़ दूं, जो बाकी टर्म है वो किसके इक्वल हो गई, रेजिस्टिविटी के, एम एन ई स्क्वायर टू। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। आपने ये सुना होगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर की लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज द प्रूफ। रेजिस्टिविटी ना ही लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना ही एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ओनली रेजिस्टेंस था जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कांसेप्ट से ओम्स लॉ निकालो पहले, फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। फाइंड द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने मीन फ्री पाथ निकालना है एक इलेक्ट्रॉन का जो कॉपर में है रूम टेम्परेचर पे। आपको कॉपर की रेजिस्टिविटी दे दी, आपको कॉपर का नंबर डेंसिटी दिया हुआ है और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई। अब मीन फ्री पाथ क्या है, आपको मैंने बताया था कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करते हैं तो उनके लगातार कोलिजन होते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया, यहां टकरा के दोबारा यहां इधर आया, इधर से फिर टकराया, इधर चला गया। तो ये जो है पहला कोलिजन और दूसरा कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन, जरूरी नहीं पहला दूसरा, कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन के जो बीच का डिस्टेंस होता है, दिस वन, ये डिस्टेंस, इसे बोलते हो आप मीन फ्री पाथ। तो बेसिकली मीन फ्री पाथ क्या होता है, डिस्टेंस। तो आपने डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना फॉर्मूला। तो स्पीड कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से ट्रेवल करता है, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और कितने टाइम के लिए वो मीन फ्री पाथ को कवर करता है, दो कोलिजन के बीच के टाइम को क्या बोलते थे हम, रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम आपको क्या देगा, मीन फ्री पाथ। तो इतना काम है बस। मीन फ्री पाथ किसके इक्वल हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है ना। आपको चाहिए रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम नहीं गिवन। क्या दिया है पर, कॉपर की रेजिस्टिविटी। अभी आपको मैंने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखवाया, क्या था वो फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टॉ। तो यहां से टॉ क्या आ गया आपका, ये ऊपर चला जाएगा, एम एन ई स्क्वायर रो। सारी वैल्यूज को यहां पे फिल करो। एम इज मास 9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का मास, एंड नंबर डेंसिटी कितनी दी है 8.5 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और आपको रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका काम है, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो और इसका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। तो ये आया आपका रिलैक्सेशन टाइम। इस वैल्यू को अब यहाँ पे पुट करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो आपका मीन फ्री पाथ क्या है, यहां से मीन फ्री पाथ इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻4, रिलैक्सेशन टाइम इज 2.5 इंटू 10⁻⁻14। अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻18 मीटर। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो बस ध्यान रखना मीन फ्री पाथ निकलता कैसे है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लग गए होंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना, हर एक डेरिवेशन को अच्छे से करना और रिजल्ट आपके टेक्स्ट पे होने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।